कहानी की शुरुआत में हम एक यंग लड़के को जंगल से होकर भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ था। वो एक जगह पे आकर बैठ जाता है। वो थका हुआ था। उसके चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। हैरिस के बाद सीन चेंज होता है और हम एक बस को दिखाया जाता है जिसमें 5 टीनेजर्स अपने फैमिली ड्राइवर के साथ एक फील्ड ट्रिप पे निकले होते हैं। इन टीनेजर्स का ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है, जो कि ये काफी अच्छी आदत वाला बंदा था। वो सभी लोग बस में मजा करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पे न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात यानी ग्रहण होने वाला है, जो कि 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि ये रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है। कुछ दूर आगे जाने पर इस जोसेफ को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी और साथ ही यहां पर एक क्रेन भी खड़ी थी, लेकिन यहां पे कोई आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहां पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहां पे है नहीं। अब इतनी दूर आने के बाद जोसेफ वापस जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट लेता है, जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो कि लकड़ियों में दबा हुआ था। खैर, अब आगे बढ़ने पर ये लोग ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हैं मानो सर्दी आ गई हो। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जंगल और भी घना होता चला जाता है और कोहरा भी और बढ़ने लगता है। और साथ ही हमें यहां पे कुछ जान नेटवर्कों के कंकाल भी देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और दुनिया में चले गए हो, लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते के बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो अकेला वापस नहीं आता। उसके साथ एक और आदमी भी होता है जिसने उसे गन पॉइंट करके रखा हुआ है। इसका नाम पेट्रो है, जो कि एक साइको सीरियल किलर है, जो कि बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी जीभ काट लिया करता था। 2 साल पहले इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये वहां से भागकर इन जंगलों में आकर छिप गया है। अब इन बच्चों को हॉस्टेज बनाकर ये शहर जाना चाहता था। सभी बच्चे इससे बहुत डरो और जोसे भी उसे शांत रहने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। सर, अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में एंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई ना हो। टेंशन में हर कोई था तब ये नोटिस नहीं करते हैं कि एक बोर्ड पर लिखा था कि एक मिलिट्री जोन है और इसमें हम लोगों का जाना मना है। सर, अब इस टनल में एंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी ये वैन खराब हो जाती है। बेल्ट एक बच्चे को गन पॉइंट लेकर इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है, जो उसे पूरी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे परेशानी समझ में नहीं आती। और तभी इन्हें बस की रोशनी में दूर सड़क पर सामने कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था। वो चमगादड़ जैसी दिख रही थी। तो पेट्रो जोसेफ को भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक से टनल्स की लाइट भी चली जाती है और अब जैसे जो सब उस चीज के पास पहुंचता है वो चीज उसके खड़ी हो जाती है। वो चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भूसे ठीक से देख तो नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीख सभी को सुनाई देती है और जैसे सुनने के बाद सभी की हालत खराब हो जाती है और खासतौर पर इनमें से पेट्रो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो भी यहां से निकलना चाहता था। गाड़ी की चाबी जोसेफ के पास होती है, लेकिन पेट्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की, तो वो इन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को भेजता है और रात भर बेस बाहर जाती है। चाबी लेने के लिए जोसेफ की हालत देख करो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका शरीर का हाल बहुत बुरा था। जीस को टनल के कोने में कंधेरा साया नजर आता है और जैसे ही वो टॉर्शन करती है वो कोने में छिप जाता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। अब देश भागकर वापस गाड़ी में आ जाती है। जो भी उसने देखा था वो इन सभी को बताती है। अब रेजी उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है और स्केचिंग की आवाज भी। अब ये लोग बस में सेफ नहीं थे। पेट्रो ऐसा मरना नहीं चाहता था, तो वो बस से उतर जाता है उस क्रिएचर का शिकार करना, लेकिन उल्टी उसकी जान चली जाती है। ये बच्चे बस के दरवाजे बंद करके
किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खतरनाक क्रिएटर अपनी नोखली नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अब ये डर से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा भी जाम हो चुका था। अब इसे सब में बहस को याद आता है कि उसके लाइट दिखा। अन्य पर यह क्रिएचर जीत गया था, तो इस बार भी वो वैसा ही करती है। ये सब उस फ्लैशलाइट से डराकर बस से उसे बाहर कर देते हैं। टनल के साइड में उन्हें एक वेव मिलता है, जहां से ये नीचे जाने लगते हैं। लेकिन नीचे तो पूरी भूल भुलैया थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी, इसलिए इन्हें यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर, अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं। यहां पे बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था, जिनसे पता लग जाता कि जनरेटर का अब है। अब समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को बस रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहां तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें रास्ते में एक स्केलेटन दिखता है और ऐसा लग रहा था जैसे इंसान बेसिक क्रिएचर का शिकार बना होगा। भाई दूसरे तरफ कोई ना कोई बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेजी उसके साथ जाता है, पर अभी एक जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो क्रिएचर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। रेजी कार्ल को बुला लेता है और ये दोनों मिलकर रेजी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए ना उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंचते हैं और एक अंधेरे कोने में यहां पर इन्हें कोने तो मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है कि ऊपर वो क्रिएचर लेटा था। उसने उसे जकड़ कर रखा था। अब कोनी को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और इससे कोनी तो बच जाती है, लेकिन वो रेजी को पकड़ लेता है। कार्लो और केनी बस देखते ही रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वही उसी वक्त बेस और नो लेन जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस बुरी जगह में रोशनी हो जाती है और आखिरकार उस क्रिएचर को भी यहां से भागना ही पड़ता है। रेजी इसी तरह से खुद को संभालना है, लेकिन वो अभी भी डर के मारे कांप रहा था। खैर, अब ये तीनों यहां से नो लेन और बेस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहां पर इनको सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहां कोई भी सेफ नहीं है। वही जनरेटर ऑन करते ही बेस और नोलन को वहां की हालत दिखती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे कोई रहता हो। दीवार में बहुत सारे मिस पोस्टर्स लगे हुए थे। इस क्रिएचर के स्केट्स भी बने हुए थे। कुछ पेपर्स थे और एक डायरी जीस पर जूली और सर्वे नाम लिखा हुआ था। और ये वही लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है। ये गोलियों, सर्वे और उसकी बहन ऐसे ही टहलते टहलते इस क्रिएचर की टनल में पहुंच जाते हैं। इन एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन गोलियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसकी बहन की जान एक ऐसे ही एडवेंचर में जाएगी, वो भी इस क्रिएचर के हाथों। उसी वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। उसके पेरेंट्स ने ना तो पुलिस ने, लेकिन गलियों ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद उस टनल में वापस आ गया। इसी को उसने अपना घर बना लिया और यहीं पर रहकर उस क्रिएचर के बारे में सारे क्रूज इकट्ठा करने लगा। से भी इस क्रिएचर के लाइट सेंसिटिव होने के बारे में पता था, इसीलिए उसने एक वोल्टेज मशीन बनाई जिसकी रोशनी से वो इस क्रिएचर को काबू कर सकते थे। लेकिन इसका पूरा होने से पहले ही उनकी भी जान चली गई थी और अब उससे पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में यहां फंसा है। इन्हें यहां पर पता लगता है ये क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है और पहले से इन पे 2 बार हमला हो चुका था। हरेरी तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुनी के कंधे पर उसने काट लिया था। अब पहले तो इन 5 का प्लान इस टनल से बाहर निकलने का था, लेकिन इन्हें रियलाइज होता है कि इन्हें गोलियों को अधूरा काम पूरा करना चाहिए। इस तरह से क्रिएचर आधे शहर को खा जाएगा और वैसे भी उस क्रिएचर के जिंदा रहते हुए ये लोग यहां से जा भी नहीं सकते थे। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, ज्यादा भाग नहीं पाएगी, इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो गोलियों को उस मशीन को ढूंढ निकालते हैं और उसके सभी कनेक्शंस आपस में जोड़ देते हैं। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी। 2 लाइन एक बार फिर से जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और खूनी के खून से उस क्रिएचर को बाहर निकालने के लिए लालचता है।
प्लान ये था कि उस क्रिएचर के मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर ऑन कर देगी। रोशनी से ये क्रिएचर अंधा हो जाएगा और तभी ये लोग उसे जलाकर मार देंगे। खैर, अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं और वो क्रिएचर इनके सामने भी आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि बेस उसे उठा ही नहीं पाती। रेजू उस क्रिएचर के एकदम सामने था। वो उसके सांस से सुन सकता था। अब उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। बेस भी इसी तरह से आवाज करती है। मोलेन को बचाने के लिए एक बार फिर से ये वो थिएटर को खून से ललचाकर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोलन बोरी जान लगाकर उस हैंडल को खींचता है और अचानक से है वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार इस क्रिएचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस क्रिएचर पे हमला कर देते हैं और वो दोनों लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागती है। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो क्रिएचर इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। इन्हें लगता है कि शायद इनकी जान बच गई, लेकिन इन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और किरण डर जाती है, लेकिन असल में ये उनके प्लान का एक हिस्सा था। हम डनल गन ढेर से तीनों लड़कों को हाथ में मसाल लेकर इसी की तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आग। ये क्रिएचर इनके जाल में फंस चुका था और मौका देखते हुए उस क्रिएचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ये क्रिएचर आग में जलकर इनके सामने ही राख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों सेफली टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब उन्हीं का इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इन पे कोई यकीन नहीं करता। अब अगले दिन एक ऑफिसर आते हैं। इन्हें चेक करने के लिए उन्हें यकीन था कि उन्हें यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन टनल में इंटर होते ही किसी जानवर के घुरने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उनका टर्च खराब हो जाता है और हमें उसके पीछे अंधेरे में वही क्रिएचर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है ये तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती है, यानी कि ये भी इस क्रिएचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियों सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।